हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म, क्लोज रीडिंग, इंटेंशनल फैलेसी और इफ़ेक्टिव फैलेसी के बारे में। पहला है राइट नोट ऑन न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म है क्या? एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका ताल्लुक फॉर्मलिस्ट जो मूवमेंट है उससे था। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा प्रवेल की 20वीं सदी जो है उसके मिडल में, यानी 20वीं सदी के जो दरमियानी अशरा है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी पीक पे थी। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। और ये किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे? ये फोकस करते थे क्लोज रीडिंग के ऊपर। ख़ासकर जब वो पोइट्री या पोइटिक डिक्शन का एनालिसिस करते हैं तो वो इसको क्लोज रीडिंग देते हैं। मकसद ये होता है कि जो लिटरेचर है, यानी जो पोएम है या जो भी चीज़ लिखी गई है वो अपने आप में सेल्फ़ कंटेंड है और सेल्फ़ रेफरेंशियल है, ये साबित करने के लिए कि वो एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है। किसी एक्सटर्नल सोर्स की जो है वो ज़रूरत महसूस ही नहीं की जाती। टेक्स्ट खुद बता रहा होता है, यानी कि टेक्स्ट की जो फॉर्म है वो बता रही होती है और उससे जो मीनिंग अख़ज़ किए जा रहे होते हैं पढ़ते दौरान वो बता रहे होते हैं कि ये अपने आप में एक पीस ऑफ लिटरेचर है। ये मूवमेंट जो है इसका नाम लिया गया था जॉन क्रो रैनसम की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से। इसके अलावा जो इंग्लिश स्कॉलर है आई रिचर्ड, जिसको जो है वो फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी समझा जाता है, उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखी। दूसरा उसने द मीनिंग ऑफ मीनिंग लिखा, जिसमें वो क्लियरली ये बताता है कि किस तरह से आपको क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, यानी क्रिटिकल अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। यानी वो जितनी भी ओल्ड क्रिटिकल अप्रोचेस थी वो उनको निगेट करता है और उसके बरक्स एक एम्पिरिकल, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल अप्रोच जो है उसके बारे में बयान करता है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपको लिटरेचर जो है उसको एनालिसिस करना चाहिए और उसी में से उसकी जो एस्थेटिक अपील है या लिटरेरीनेस जो है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग जो है यही वो बुनियादी एलिमेंट है न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जो कि इसको बाकी ओल्ड जो ट्रेडिशन थी क्रिटिसिज्म की उससे मुख्तलिफ बनाता है। ये फ्रेंच जो लिटरेरी स्टडीज़ है ये उससे ही लिया गया है और इसको न्यू क्रिटिसिज्म में इस्तेमाल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस में यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें क्या होता था कि जो एस्थेटिक कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा अपीलिंग थे लोगों का, यानी क्रिटिक्स जो हैं उनका ज़्यादा जो फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि वो किसी भी लिटरेरी वर्क जो है उसमें मौजूद एस्थेटिक अपील जो है उसको फाइंड आउट करें। तो इसमें जो मॉडर्न जो पोइट्स थे उनके ऊपर काम किया जाता था। जो एसेइस्ट थे, नॉन एकेडमिक एसेइस्ट जो थे वो ये काम करते थे, या फिर वो लोग काम करते थे जो कि सीरियसली यानी सही मानों में स्कॉलर्स नहीं थे, वो बुक रिव्यूवर या इस तरह के लोग थे जो ये काम किया करते थे। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसने सारा कुछ बदला। उसका जो इंटरेस्ट था वो उसने टेक्सचुअल स्टडी में पैदा किया कि इनिशियली मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम ओल्डर स्कॉलर्स। तो जो पुराने स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को के ख़िलाफ़ जो है वो अपना रद्द अमल भी दिया, लेकिन ये मेथड जो है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव था, एक साइंटिफिक एम्पिरिकल अप्रोच रखता था, तो ये डोमिनेट कर गया अमेरिका में और फिर थ्रू आउट उसके बाद जो है ये चलता रहा यहाँ तक कि आगे फिर फेमिनिज़म या स्ट्रक्चरलिज़म जो है वो आई और उन्होंने चैलेंज किया इन चीज़ों को। लेकिन तब तक ये एक अच्छी पीक जो है उस तक गया और इसने एंजॉय किया अपने आप को और अपने जो इसका बेसिक मुद्दा था उसको। What is intentional fallacy and effective fallacy? New critics insist that the meaning of a text is intrinsic and should not be confused with author's intentions. यानी intentional जो fallacy है इसका ताल्लुक है author's intention के साथ। New critics ये समझते हैं कि text जो है वो अपने आप में ही उसके meaning रखता है। उसको समझने के लिए आपको राइटर की इंटेंशन जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके हालात जानने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं हो सकती, ये अपने आप में काफ़ी होता है। तो शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद ऑथर्स इंटेंशंस नॉर द वर्क्स इफ़ेक्टिव डायमेंशन, इट्स इम्प्रेशनिस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑन द रीडर। इस चीज़ को भी नहीं देखना।
सिर्फ ये देखें कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप में क्या कहता है, वो कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है। डेफिनेटली ऐसे तो नहीं ना लिखा हुआ, मीनिंग भी दे रहा है और इसकी एक फॉर्म भी है, एक स्ट्रक्चर भी है जो जिससे मीनिंग जो है वो अखज़ किए जा सकते हैं। जो इंटेंशनल फैलेसी है is when one confuses the meaning of the work with the author's purported intentions expressed in letters, diaries, interviews for example। के लोग जो हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि अगर एक राइटर ने लिखा है कोई वर्क तो उसके बारे में वो अपनी इंटेंशन भी लिखता है जी कि मेरा ये इरादा था या मैंने ये जहन में रख के लिखा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न्यू क्रिटिक्स को अपील नहीं करती। वो कहते हैं कि आप जब भी किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, ख़ासकर जब आप पोइट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ऑथर की इंटेंशन जो है उसको जहन में नहीं रखेंगे, यानी इंटेंशनल जो फैलेसी है वो आड़े नहीं आनी चाहिए। इसके बाद इफ़ेक्टिव फैलेसी है, ये इसके उल्ट है। इफ़ेक्टिव फैलेसी का ताल्लुक जो है वो रीडर के इमोशंस के साथ है, उसके रिस्पॉन्स के साथ है। जो वो इमोशनल रिस्पॉन्स देता है या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है या इसके अलावा और उसके कुछ ऐसी एलिमेंट्स आ जाते हैं या कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो एक टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो जज्बाती हो जाता है, वो एथिक जो है उनको सामने ले आता है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने ले आता है और उससे मुतासर होकर अगर कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करता है तो भी जो एग्जैक्ट एस्थेटिक अपील है लिटरेचर की वो कहीं दूर ही रह जाती है और उसकी बजाय उसकी अपना रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ जाता है, तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है। न्यू क्रिटिक्स इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो। मज़ीद लिटरेरी थेरीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।